नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं ऋतु शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। आपको बता दें, इस शो में हम कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स लेकर के आते हैं जिनको हम फंडामेंटली स्टडी करते हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उनके फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, उनके वर्किंग कैपिटल से जुड़े क्या चेंजेस हो रहे हैं या उनकी आगे फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट उनको मिल रहे हैं, कितने ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि हमें शेयर का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो समझ में आने लगता है। आखिर में हम डिस्कस करते हैं उनके टारगेट प्राइसेस, जो कि मेरे द्वारा दिए गए नहीं होते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो ये टारगेट प्राइसेस रिलीज़ करते हैं और हम रेफरेंस के लिए उन्हें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो टारगेट प्राइसेस हैं उनको हम उतना सीरियसली ना लें, वो हम सिर्फ रेफरेंस के लिए रखें, क्योंकि ये तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। बल्कि जो इनका फंडामेंटल एनालिसिस है उस पर हम ध्यान दें, ताकि शो के अंत तक आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि किसी शेयर में आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर या फिर किसी शेयर में फंसे हुए हो तो आपको वहाँ पर होल्ड करना है या उसको सेल करना है, क्या आपको एक्शन लेना है उस शेयर के रिगार्डिंग, ये आपको खुद ही एंड तक समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने पसंदीदा शेयर्स जो हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये स्टॉक्स भी हम पिक करके अपने शो में शामिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इंडस टावर्स एक बार फिर से हमारी लिस्ट में जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में 60,000 से ज़्यादा नए नेटवर्क टेनेंसीज जो है वो स्टैब्लिश करने जा रहा है। इससे क्या होगा कि इंडस टावर इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि मोबाइल नेटवर्क्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इंडस टावर जो है वो इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर है, तो इस रोल आउट से इंडस टावर को फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस का जो नेटवर्क है वो पहले से ही काफ़ी बड़ा है। स्पेसिफिकली इंडस टावर ने इस नेटवर्क को डिज़ाइन ही अपने जो मेन क्लाइंट्स है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, उनको ध्यान में रखते हुए किया था। अब दूसरी बात ये कि इंडस का ये भी मानना है कि अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे जो टॉवर्स हैं वो ग्राउंड बेस्ड हैं, हाइट में भी लंबे हैं, यानी कि बेटर कवरेज प्रोवाइड करते हैं और नए टेनेंट्स जो हैं उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव डील हो सकती है। ऑल्सो वोडाफोन आइडिया के 4G एक्सपेंशन के इनिशियल फेज़ में इनका जो फोकस है वो अपनी जो पहले से एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उन्हें जो है नए इक्विपमेंट से अपग्रेड करने पर होगा। अब अगर VIL अपनी जो करंट टेनेंसीज है उन्हें अपग्रेड करेगा तो ये बिना किसी मेजर कॉस्ट बर्डन के मार्केट शेयर मेंटेन रख पाएगा। एंड इंडस इज ऑल्सो ओपन टू सेटिंग अप न्यू साइट्स फॉर VIL इफ नीडेड, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड कैपेसिटी जो है वो इंश्योर हो सके। तीसरा पॉइंट, इंडस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इसमें, और इससे क्या है, भारती एयरटेल जो है उसको भी रूरल नेटवर्क को एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद मिली है। अब अगर VIL यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अपने सेक्टर में जो खोई हुई पकड़ है वो वापस हासिल करनी है तो इन्हें जल्द ही अपने 4G सेक्टर में 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा। और इसमें इंडस का रोल कैसे आएगा? क्योंकि इंडस ने ऑलरेडी अपना जो एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रूव किया हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये VIL के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अब चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये कि एक और टावर कंपनी है समिट डिजिटल, जिनका मेन क्लाइंट है रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो जो है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को किसी भी तरीके के डिस्काउंट्स नहीं देगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटर है उनका। तो इसका सीधा फायदा इंडस को होगा, क्योंकि इंडस के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। आप समिट डिजिटल से कंपटीशन करने के लिए उन्हें अपने प्राइसेस ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्राइस स्ट्रक्चर है इंडस का वो मेंटेन रह पाएगा। ऑल्सो इंडस जो है वो VIL के सुख दुख का साथी भी रहा है। जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं उसमें VIL का साथ दिया है इंडस टावर्स ने। तो इंडस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एन इक्वल और ग्रेटर शेयर ऑफ द न्यू रोल आउट। लेकिन अब यहाँ पर कुछ डाउन रिस्क भी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब क्योंकि VIL जो है वो इंडस का एक मेजर टेनेंट है, तो अब अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ VIL के साथ आ जाती हैं कि ये आगे ऑपरेट ही नहीं कर पाते हैं, इनको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो ऐसे में इंडस के लिए एक बड़ा झटका होगा। सारी डिपेंडेंसी इनकी VIL पर है, या फिर VIL अगर जितना उम्मीद कर रहा है उस लेवल पर मार्केट शेयर एक्सपेंड नहीं करता है,
तो इंडस को मिलने वाली टेंडेंसीज जो हैं वो कम हो जाएंगी और इंडस की रेवेन्यू ग्रोथ पर भी इसमें असर पड़ेगा और रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो कम हो सकती है। तो अब आपने इंडस टावर का जो एक इन डेप्थ एनालिसिस है वो समझ लिया है, आप समझ पा रहे हैं कि इंडस का जो फ्यूचर है वो कहाँ रिलाई करता है। तो अगर आपने ये शो इस पॉइंट तक देखा है तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंडस टावर के शेयर में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर आपको लेनी है तो किस पर्पज़ से लेनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज के दिए हुए टारगेट प्राइसेस जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इंडस टावर के शेयर पर सेल की रेटिंग देते हुए जो टारगेट प्राइस है उसे भी कम कर दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 270 रुपीज़, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो ऑलरेडी 375 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि ब्रोकरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ब्रोकरेज का नज़रिया है, उनका पर्सपेक्टिव है। आपका इंडस टावर्स के शेयर पर क्या नज़रिया है, आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अब इंडस टावर्स के जो फाइनेंशियल और बैलेंस शीट है उसके स्क्रीन ग्रैब्स मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। अगला हमारा शेयर है बजाज ऑटो। तो अब सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं। नेट इनकम आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ दिखाई देगी। FY24 में 7,700 करोड़ रुपीस के ऊपर है। टोटल रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़िया है, साल दर साल 45,000 करोड़ रुपीस के ऊपर है। एबिटा में भी बढ़िया ग्रोथ नज़र आ रही है। कंपनी के टोटल एसेट्स जो हैं वो भी लायबिलिटी के मुकाबले में बेहतर नज़र आ रहे हैं और कंपनी का कैश फ्लो भी पहले से ज़्यादा ही रिपोर्ट हुआ है। अब कंपनी की चार्ट्स पर नज़र डालते हैं तो कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में अपने होल्डर्स को 200% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। साल भर में 90% के अराउंड दिए हैं और अगर आप लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो 3000% से भी ऊपर के बढ़िया रिटर्न्स हैं। यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अभी शेयर ओवर वैल्यूड नज़र आ सकता है आपको। एंट्री पॉइंट की नज़र से अगर आप देखेंगे तो शेयर ओवर प्राइस्ड है लेकिन ओवर बॉट जोन में नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में परफॉर्मेंस ठीक है, कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है लेकिन बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है। तो अब इनकी थोड़ी जो आगे की प्लानिंग है उस पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें शेयर का जो फ्यूचर आउटलुक है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो बजाज ने अपनी दुनिया की पहली CNG इंटीग्रेटेड मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है और इसके पीछे इनका थॉट क्या है, कंज्यूमर और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट करना। अब इनकी जो सेल्स है वो कैसी रहेगी वो उस पर कोई रिमार्क देने के लिए अभी फिलहाल बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अगर हम बजाज के स्टॉक की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स और शेयर होल्डर फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ ये लाए हैं उसका फ़ायदा यहाँ देखने के लिए मिला है और शेयर में नी के चलते बढ़िया गेन भी देखा गया है। अब अगर हम इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो बजाज ऑटो ने अपनी मीटिंग में साफ किया है कि नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए लो और कॉम्पिटिटिव प्राइस ये रखेंगे और ये रखना ज़रूरी है। भले ही इससे इनको जो है थोड़ा सा लोअर प्रॉफिट होगा, कुछ लॉसेस इनिशियली इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जो प्रोडक्ट है वो इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू पॉपुलर होगा, ऐसा इनका मानना है। अब इसी के चलते इनका ये भी मानना है कि एग्रेसिव प्राइसिंग और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बेनिफिट्स ये होंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए धीरे धीरे CNG पर स्विच होना शुरू करेंगे। इनकी CNG बाइक जो है उसकी इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्स्ट 3 मंथ्स में सेट की गई है 10,000 यूनिट्स, जिसका FY25 के एंड तक 30,000 से 40,000 तक ले जाने की जिसको उम्मीदें की जा रही हैं। इनिशियल फोकस इनका होगा अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही और इसके बाद ये इजिप्ट, टांजानिया, कोलंबिया, पेरू, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट पर ध्यान देंगे। देखिए अब CNG की बात करें तो इंडिया में CNG इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 335 शहरों में प्रेजेंट है, विच अकाउंट फॉर 70% ऑफ द मार्केट फॉर 2-व्हीलर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। एक महीने में टोटल पोटेंशियल मार्केट जो है 2-व्हीलर यूनिट्स का वो है 6,50,000 यूनिट्स, यानी कि इतनी यूनिट्स जो हैं वो बेची जा सकती हैं, ये एक एस्टिमेट है। और इसमें से 1,50,000 1,50,000 यूनिट्स पर मंथ बजाज ऑटो बेचता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2-व्हीलर मार्केट में सिग्निफिकेंट प्लेयर है बजाज। तो मार्केट में ये पोजीशन इनकी बढ़िया तरीके से अलाइन होती है इनके नए CNG मोटरसाइकिल के अडॉप्शन प्लान के साथ। अब अगर हम ब्रोकरेज की रेटिंग की बात करें तो ब्रोकरेज ने यहाँ फिलहाल न्यूट्रल की रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है, जो कि वैलिड है। जैसा कि हमने इनसाइट्स में देखा कि बहुत कुछ फिलहाल एक्साइटिंग होता हुआ नज़र नहीं आया है, लेकिन कुछ खराब भी नहीं है, कुछ नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैं उन्होंने टारगेट प्राइस भी कम किया है, फिलहाल 8,660 रुपये जो है टारगेट प्राइस दिया है और शेयर का फिलहाल जो करंट प्राइस है वो 9,524 रुपये के करीब है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले शेयर की तरफ। अब हमारा अगला शेयर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा शेयर एनबीसीसी। इनके अगर हम नेट इनकम और रेवेन्यू को देखें तो दोनों में ही पिछले फाइनेंशियल के मुकाबले बढ़िया ग्रोथ है। एबिटा में भी ग्रोथ है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में बहुत डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है और कंपनी के खर्चे भी थोड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। FY23 तक यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनस में कैश रिपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की अगर हम चार्ट पर नजर डालें तो साल भर में 350% से ऊपर का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 5 सालों में 200% के ऊपर और लाइफ टाइम रिटर्न्स जो हैं वो 2800% के ऊपर हैं। NBCC लिमिटेड, अ नवरत्न एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, 3 मेन बिजनेस वर्टिकल से ऑपरेट करती है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा है रियल एस्टेट। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। 64,000 करोड़ रुपीस के मार्क तक पहुंचा है ये 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। ये ग्रोथ बूस्ट इन्हें मिला है 10,000 करोड़ रुपीस के जो नए ऑर्डर एक्विजिशन हैं उसके ज़रिए। अब आगे भी हाउसिंग, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एक्सपेंशन से जुड़े ऑर्डर इनको मिलते ही रहेंगे, तो इससे ये जो ग्रोथ मोमेंटम है इनका वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा इनका जो ऑर्डर इनफ्लो है वो भी FY25 तक 25,000 करोड़ रुपीस के ऊपर तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। अब देखिए NBCC की अगर हम ऑर्डर पाइपलाइन देखें तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। ऑलरेडी अभी इनके 20,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं वो तो प्रोसेस में ही हैं और एडिशनल 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो भी FY25 तक मिलने का एम जो है इन्होंने रखा है और FY25 तक रेवेन्यू टारगेट भी जो है वो 10,000 करोड़ रुपीस के ऊपर तक पहुंचने का एक्सपेक्टेशंस हैं। अब NBCC के हम सबसे पहले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आते हैं तो इसमें इनके पास जो नौरोजी नगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो 98% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो और बाकी है जो कि अनसोल्ड है, लेकिन बाकी 98% ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सरोजनी नगर प्रोजेक्ट कमर्शियल डेवलपमेंट भी इनका कंप्लीट है, जिसे फायर डिपार्टमेंट से NOC भी मिल चुकी है। NOC सर्टिफिकेट इन्हें मिल चुका है और अब बस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है उसका ये इंतजार कर रहे हैं, यानी ये प्रोजेक्ट जो है इनका वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इनका नेताजी नगर फेज़ 1 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन NBCC को दिया गया है, यानी कि NBCC को जिम्मेदारी मिली है ऑफिस स्पेसेस बिल्ड करने की, जिनका यूज़ बाद में सरकारी डिपार्टमेंट और एजेंसीज करेंगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पर लाए जाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है इनका वो 65% अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनके जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम है उनमें आपको बढ़िया प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद इनके आम्रपाली प्रोजेक्ट पर आते हैं। FY24 में आम्रपाली प्रोजेक्ट ने NBCC के टोटल रेवेन्यू में 1800 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और करीब 6300 यूनिट्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी बेची जा चुकी हैं, जनरेटिंग अ टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ₹3,650 करोड़। इन सब के अलावा इनकी जो 38,000 हाउसिंग यूनिट्स हैं उसमें से 20,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और इनको बस बायर्स को हैंडओवर करने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। Additionally, there are extra floor area ratio projects within Amrapali for which 2 tenders worth ₹4,000 crore are currently in process and are expected to be awarded soon. FAR projects typically involve the development of additional floor space within a given land area, maximizing the use of the land for construction. यहाँ पर जो ब्रोकरेज जियोजेट हैं उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है ₹176 और जो शेयर का करंट प्राइस है वो ₹169 के आसपास है। इसके बाद हमारा अगला शेयर है मैरिको, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो कि हेल्थ, ब्यूटी और वेलनेस से जुड़े एरियाज में कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। मैरिको ने हाल ही में अपनी फर्स्ट क्वार्टर FY25 का बिजनेस अपडेट रिलीज किया है, जिसमें ओवरऑल रेवेन्यू में 8% ग्रोथ है। एबिटा में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इनके इंटरनेशनल बिजनेस में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 11% रहने की उम्मीदें हैं। और मैरिको ने साइंस बैक्ड पर्सनल केयर सेगमेंट में अपना लेवल अप करने के लिए काया के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। मैरिको के बिजनेस अपडेट में अक्रॉस सेगमेंट अच्छी ग्रोथ नजर आई है, पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। पैराशूट कोकोनट ऑयल और सफोला ऑयल में स्टडी ग्रोथ नजर आ रही है, जबकि इनके जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट है VAHO उसमें भी रिकवरी की उम्मीदें हैं और ऐसी उम्मीद है कि FY25 के सेकेंड क्वार्टर तक VAHO सेगमेंट भी पिकअप कर लेगा। इनके इंटरनेशनल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के चलते इनके जो मार्जिन हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद Kaya is expected to boost Marico's premium personal care segment and digital business. Overall,
Marico is optimistic about achieving sustainable growth through brand strength and new growth initiatives. यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस नोवामा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और जो टारगेट प्राइस है वो 640 रुपीज़ का दिया गया है और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 637 रुपीज़ है। लेकिन आपको बता दें जब रेटिंग रिलीज हुई थी उस टाइम पर शेयर 615 रुपीज़ के आसपास था, यानी कि ब्रोकरेज का जो टारगेट है वो ऑलरेडी हिट कर चुका है शेयर फिलहाल। तो ब्रोकरेज हाउस नोवामा शेयर पर पॉजिटिव नजर आते हुए। अब हमारा आज का आखिरी शेयर है अडानी विल्मर। अडानी विल्मर ने अपने फर्स्ट क्वार्टर FY25 की बिजनेस अपडेट जारी की है। कंपनी का रेवेन्यू और एबिटा दोनों की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इनके अकॉर्डिंग है, जिसमें रेवेन्यू में 12.5% और एबिटा में 196% ग्रोथ है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर द प्रीवियस ईयर। The standalone volume of products sold in Q1 rose by 13% year over year. इनके edible oil segment में 10% year on year growth है। Food और FMCG segment की performance exceptionally बढ़िया रही है with a value growth of around 45%. The industry essential segment had a stagnant quarter, showing no growth in value due to negative volume changes. Additionally, alternate channels such as e-commerce and modern retails experienced a 19% year-on-year increase in volume growth during the first quarter. The industry essential segment had a stagnant quarter, showing no growth in value due to negative volume changes. Additionally, alternate channels such as e-commerce and modern retail experienced a 19% year-on-year increase in volume growth during the first quarter. अडानी विल्मर के एडिबल ऑयल सेगमेंट में 13% वॉल्यूम और 10% वैल्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है देखा गया है, जिसके पीछे कारण है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ इम्प्रूवमेंट, मस्टर्ड ऑयल का मार्केट एक्सपेंशन और साउथ इंडिया में सनफ्लावर ऑयल का बढ़ता हुआ मार्केट शेयर। अब इसके अलावा अडानी विल्मर ने कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि फॉर्च्यून पहली धार फर्स्ट प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल भी लॉन्च किया है। फूड और FMCG सेगमेंट में 46% वॉल्यूम और 45% वैल्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा गया है, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रेटेजिक बंडलिंग एंड इंक्रीज्ड सेल्स ऑफ नॉन बासमती राइस एंड पैकेज्ड आटा। The rice business expanded through the existing distribution network and branded product revenue grew 30% year on year over 11 quarters. अब अगर हम अडानी विल्मर के शेयर पर ब्रोकरेज के टारगेट प्राइसेस की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म नोवामा ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 455 रुपीज़ आने वाले 12 महीनों के लिए, और शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 333 रुपीज़। तो इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स जो हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम उनमें से सिलेक्टिव स्टॉक्स अगले शो में पिक करने की कोशिश करेंगे। अपने सजेशंस भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ET Now स्वदेश। दिस इज़ ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।